आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ जैसे अब तक हम लोगों ने क्या किया कि विनिमय विपत्र क्या है इसके बारे में जान लिए, इसके पक्ष कौन कौन होते हैं, इसकी विशेषताएं क्या थी, इसके प्रकार क्या थे। अब आगे हम लोग बात करते हैं कि विनिमय विपत्र की जो स्वीकृति होती है, ये स्वीकर्ता जो स्वीकृति देता है वो क्या क्या, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि स्वीकृति कौन देता है और उसके कितने प्रकार होते हैं इत्यादि इत्यादि के बारे में। तो जो स्वीकृति है सबको पता है कि जो हमने विनिमय विपत्र ये बात की, विनिमय विपत्र स्टाम्प लग जाएगा, इस पे लिख दिया जाएगा और जो लेखक है वो अपना हस्ताक्षर करता है और स्वीकर्ता अपना हस्ताक्षर करता है। इस प्रकार से विनिमय विपत्र पूर्ण होता है। स्वीकर्ता कौन होता है? स्वीकर्ता आपका देनदार होता है, आढ़ती होता है, ड्रावर होता है, क्रेता होता है। लेनदार कौन होगा? लेखक जो होता है लेनदार होता है, आहर्ता होता है, ड्रावी होता है, विक्रेता होता है। ये 1 2 और 3 ये पक्ष हो गए हमारे। तो अब आता प्रश्न उठता है कि शर्तें क्या है, यानी कि स्वीकृति प्रदान करने के लिए क्या क्या होनी चाहिए बातें। तो पहला होता है कि लिखित रूप से, जो स्वीकर्ता है वो लिखित रूप, मतलब ये सारी चीजें लिखित रूप में स्वीकार करता है कि हाँ मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, उसके हस्ताक्षर होना चाहिए। स्वीकर्ता अपना यहाँ पर हस्ताक्षर करेगा, यानी कि जो ये क्रेता है यहाँ पर हस्ताक्षर अपना करेगा और स्वीकृत शब्द लिखता है, यानी कि एक्सेप्टेड। हम इनमें जो बातें लिखेंगे कि हाँ इतनी धनराशि इस तारीख को अदा करना है, तो वो अपनी स्वीकृति देता है। देनदार द्वारा स्वीकृति, स्वाभाविक सी बात है कि जो उधार लिया है वही स्वीकृति देगा, तो उसके द्वारा स्वीकृति होगा, किसी अन्य के द्वारा नहीं। विपत्र की सुपुर्दगी, और सुपुर्दगी से आशय यहाँ कि जब एक लेखक विपत्र लिखता है और कई कई मामलों में मान लीजिए कि दोनों दूर दूर है, लेखक और स्वीकर्ता दूर दूर है, तो उस लेखक विपत्र लिखेगा और उसके पास भेज देगा स्वीकृति के लिए। एक्सेप्ट करने के बाद वो वापस लेखक को दे देगा, यानी कि ये फाइनली जो है विनिमय विपत्र लेखक के पास ही रहता है। स्वीकृति प्रदान करने के बाद लेखक को वो क्रेता विक्रेता को वापस कर देता है। इस तरह की बातें होती है, मोटी मोटी शर्तें हो गई। अब आगे बात करते हैं कि स्वीकृति कौन कर सकता है। तो स्वीकृति करने की बात है, तो स्वीकृति सबसे पहले बात है कि जो व्यक्ति उधार ले रहा है वो स्वीकृति प्रदान करेगा। दूसरी है कि मान लीजिए कि अगर वो या तो स्वयं करेगा स्वीकृति या अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से कराएगा। दूसरी परिस्थिति आती है, मान लीजिए कि जो ये क्रेता है इसकी मृत्यु हो जाती है। ऐसी स्थिति में क्या होगा? स्वीकृति को मान लीजिए कि एक विपत्र लिख दिया गया था और स्वीकृति के लिए भेजा गया था और इसी बीच जो है क्रेता या स्वीकर्ता या देनदार अर्थात इसकी मृत्यु हो जाती है, तो कौन करेगा? तो ऐसे में क्या, इसमें प्रावधान यह है कि अगर स्वीकृति से पहले, स्वीकृति प्रदान करने से पहले देनदार की मृत्यु हो जाती है, तो उसका जो कानूनी रूप से उत्तराधिकारी होता है या प्रतिनिधि होता है वो स्वीकृति प्रदान कर सकता है। यानी कि उसका एक बिजनेस होगा, उसमें वो अगर मृत्यु हो जाती है उसके तो उसका कोई वारिस होगा, तो जो वो उस बिजनेस जो देखेगा वो उसको स्वीकृति प्रदान कर सकता है। तीसरी परिस्थिति आती है कि अगर मान लीजिए कि ये स्वीकर्ता जो है दिवालिया हो जाता है, दिवालिया यानी कि अपने आप को कहता है मैं किसी का कर्जा चुकाने की स्थिति में नहीं हूं, तो क्या होगा? तो ऐसे स्थिति में स्वीकृति जो है देनदार के दिवालिया होने की स्थिति में राजकीय अधिकारी यानी कि कोई सरकारी कर्मचारी जो है, सरकार जिसको नियुक्त करेगी, वो उस पर स्वीकृति प्रदान करता है कि हाँ हम इसका जो है पेमेंट करवाऊंगा, इसका जो है चुकता कराऊंगा। तो ये कुल मिलाकर के आपका हो जाता है कि स्वीकृति कौन कौन करते हैं। इसकी 3 परिस्थितियां हो जाती है। पहला है देनदार करेगा या देनदार का प्रतिनिधि करेगा। अगर देनदार की मृत्यु की स्थिति में उसका वैधानिक प्रतिनिधि करेगा। देनदार दिवालिया होने की स्थिति में राजकीय अधिकारी करेगा। ठीक, अब आते हैं स्वीकृति के प्रकार। तो आमतौर पर इसके दो वर्गों में बांट देते हैं। पहला तो है साधारण स्वीकृति, जो सिंपल रूप से आप लिख देता है कि मैं धनराशि अदा करने का वादा करता हूं और मैं इस पे लिखी धनराशि को स्वीकार करता हूं। ठीक, साधारण स्वीकृति होगी। विशेष स्वीकृति, अब विशेष स्वीकृति का मतलब हो जाता है कुछ उसमें कुछ और जुड़ जाता है।
तो विशेष स्वीकृति में क्या होता है, इसकी 5-6 प्रकार हैं। जब पहला है आपका आंशिक। आंशिक मतलब होता है पार्शियल, यानी किसी जितना आपका मान लीजिए कि उधार की धनराशि 10,000 उसमें लिखी गई है, तो कहेगा कि नहीं, हम इसमें से 6,000 रुपए का वादा करते हैं, स्वीकृत कर मतलब भुगतान करने का वादा करते हैं, तो ये हो जाएगा आंशिक आपकी स्वीकृति। इसी तरह से शर्त युक्त, वो कुछ शर्त लगा सकता है कि ठीक है, माल का भुगतान होने के बाद या माल की बिक्री होने के बाद मैं उसका वो करूंगा। इस तरह कोई न कोई एक जो है वो शर्त लगा सकता है। तीसरा है समय मर्यादित। अगर मान लीजिए इसमें लिखा है कि 3 माह, तो वो कहेगा कि नहीं, 3 माह की जगह पे मैं जो है इसको हम 5 माह कर देते हैं, 5 माह में आपका जो हम स्वीकार कर लेते हैं, यानी कि समय को आगे बढ़ा सकता है। तो समय मर्यादित स्वीकृति हो जाती है। फिर स्थान मर्यादित स्वीकृति होती है, वो स्थान करेंगे हम इस जगह पे आपका भुगतान करेंगे, स्वीकृति में लिख देगा। जैसे मान लीजिए कि एक वाराणसी का व्यापारी है, वो आगरा के व्यापारी से बिजनेस कर रहा है, तो कहेगा कि ठीक है, हम स्वीकार करते हैं लेकिन आपको भुगतान हम आगरा में देंगे, बनारस में देंगे। तो वो इस तरह की चीजें स्थान का कर सकता है। किस्तों से मर्यादित। अब उसके क्या करेगा कि मान लीजिए आपका 10,000 रुपए है, तो कहेगा कैसा है कि 2-2 हजार रुपए का आप जो है 5 ठो इंस्टॉलमेंट बना दीजिए, हम इसको किस्तों में भुगतान करेंगे। यानी कि आप इस तरह से 10,000 को हमने किस्तों में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4 5 गुना 10। तो इस तरह से कह रहा है कि हम किस्तों में उसका भुगतान करें, किस्तों से मर्यादित स्वीकृति हो जाता है। उसके बाद आता है कुछ देनदारों द्वारा स्वीकृति। मान लीजिए कई बार होता है कि जो ये क्रेता है वो कई लोग होते हैं, उसमें ABCD मान लीजिए 3 लोग हैं। मान लीजिए किसी विपत्र में स्वीकृति देने के लिए यहाँ पे ABC 3 लोग हैं स्वीकर्ता, तो ये क्या करेगा, कहेगा कि कुछ लोग कहेगा कि हम स्वीकार करते हैं, ये कहेगा नहीं मैं नहीं करूंगा। तो इसको कहते हैं कुछ देनदार द्वारा स्वीकृति प्रदान करना। यानी कि है कई लोग उसमें हिस्सेदार है, लेकिन कोई 1 व्यक्ति 2 व्यक्ति 3 व्यक्ति जो भी है, तो उसको हम कहते हैं कुछ देनदार द्वारा स्वीकृति। तो इस तरह से ये स्वीकृति 2 प्रकार की, साधारण स्वीकृति एकदम सिंपल रूप से स्वीकार करता है। विशेष स्वीकृति में वो लगा देता है परिस्थितियां कि आंशिक करेंगे, शर्त युक्त हमारा है, समय मर्यादित है, स्थान मर्यादित है, किस्तों में करेंगे या कुछ लोग द्वारा किया जाएगा। ये हमारी होगी बात स्वीकृति की प्रकार। अब आइए बात करते से हम लोग ये 3 पक्षों की बात कर रहे थे, लेखक, स्वीकर्ता और प्राप्तकर्ता। तो प्राप्तकर्ता के बारे में हमने बात किया था कि ये कई परिस्थितियों में लेखक ही होता है। जैसे मान लीजिए कि क्रेता विक्रेता के पास आता है और माल ले जाता है और स्वीकृति प्रदान करके एक विपत्र दे देता है, 3 महीने बाद ये जो है उससे पैसा ले लेगा। तो ये हो जाता है कि अगर इसकी परिस्थितियां हैं कि प्राप्तकर्ता कौन कौन हो सकता है। पहला तो लेखक हो जाएगा कि ठीक है, हमारे पास वो स्वीकार करके दे दिया, रखे हैं और भुगतान ले लेंगे। दूसरा होता है, मान लीजिए कि ये लेखक है, इसका कोई लेनदार है। लेनदार से ऐसा ये हो गया कि लेखक ने इनको तो 10,000 माल बेचा, ये विपत्र आपका 10,000 रुपए का रखे हुए अपने पास। अब कोई ऐसा व्यक्ति है, इस लेखक का, लेनदार का, इस विक्रेता का कोई और व्यक्ति है जिसको 10,000 रुपया चुकाना है। तो अब कहेंगे कैसा है कि मेरे पास तो 10,000 रुपये नहीं है, एक विपत्र है, इसको आप जो है ले लो और हम तो वो जिसके पास ये चला उसका बेचान कर देता है, नहीं किसी अपने लेनदार को बेचान कर देते हैं तो उसके पास होता था। उस परिस्थिति में ये जो प्राप्त करता है आपका, ये लेनदार हो जाएगा। फिर आगे आता है तीसरा पॉइंट होता है बट्टे, बैंक द्वारा बट्टे में भुना लेना। वही जो कहते हैं अनुग्रह विपत्र लिखा जाता है। तो क्या होता है, दोनों एक दूसरे को लिखते हैं और स्वीकार करते हैं और जाते हैं बैंक में और पैसा ले लेते हैं। तो अब ये विपत्र जो है वो बैंक के पास रहेगा। तो बैंक क्या कहेगा कि बैंक जब मेच्योरिटी हो जाएगी, उसका समय पूरा हो जाएगा, तो बैंक उसका भुगतान ले लेगा। एक और परिस्थिति आती है, बैंक में ही रहता है, संग्रह के लिए बैंक में भेज दिया जाता है कि आप ये लेखक कहेगा मैं कहाँ जाऊंगा, अपने बैंक को कि आप जो है मेच्योरिटी का समय पूरा होगा तो आप इसका भुगतान लेकर के हमारे खाते में जमा कर दीजिएगा। तो इस तरह से प्राप्तकर्ता 4 प्रकार के लोग हो सकते हैं। स्वयं लेखक हो सकता है, लेखक कोई लेनदार हो सकता है, बैंक हो सकता है और बैंक ही संग्रह करता है लेखक के बिहाफ पे। तो ये हमारे
हमने बहुत चर्चाएं कर ली विमय विपत्ति के बारे में, अब समझते हैं पर्याप्त है। और एक चीज और है, डेज ऑफ ग्रेस, अनुग्रह दिवस, रियायती दिवस या अनुग्रह दिवस, हम सब लोग जानते हैं 3 दिन जो आपका भुगतान तिथि होता है उसमें 3 दिन जोड़ देंगे, वो ग्रेस पीरियड होता है। जैसे कि कहते हैं कि ठीक है भुगतान का आपने 3 महीने का समय हमको दे दिया है और उसमें 3 दिन का और ग्रेस जोड़ देते हैं। ठीक है चलो भाई आप व्यवस्था नहीं कर पाए कोई बात नहीं, 3 दिन का और उसको हम ग्रेस पीरियड कहते हैं। डेज ऑफ ग्रेस वो 3 दिन का होता है, इसको हम अनुग्रह दिवस या रियायती दिवस कहते हैं। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बिल ऑफ एक्सचेंज अच्छी तरह समझ में आ गया होगा।